हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, वीडियो व लेखपाल के लिए हम लोगों ने ज्ञान शक्ति बैच की शुरुआत की है। तो जितना भी वीडियो व लेखपाल के अंतर्गत जितना भी जीके वाला पोर्शन होता है उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। मेरा नाम अंकित अग्निहोत्री है। श्री राम IAS PCS संस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं उनको बता दें कि वीडियो व लेखपाल के लिए हम लोगों ने ज्ञान शक्ति बैच की शुरुआत की है। तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग वीडियो व लेखपाल की बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। तो हम लोग पॉलिटी वाला सेक्शन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने संविधान सभा को देखा था और संविधान सभा के बाद हम लोग ने संविधान के स्रोत को पढ़ा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि संविधान क्या होता है। तो संविधान का मतलब क्या होगा, जैसे आप लोग इसे डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे ये कोई कंपनी हो गई और ये हो गई कोई पार्टी हो गई। जैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है और ये कंपनी का संविधान हो गया और ये किसी पार्टी का संविधान हो गया। तो ये पार्टी हो गई, जैसे बीजेपी हो गई, जैसे कांग्रेस हो गई। और इधर कंपनी में टाटा बिरला ले लीजिए, टाटा हो गई, बिरला हो गई। जिस तरह से किसी कंपनी को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है और एक पार्टी को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, उसी तरह से एक देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका का एक अपना संविधान होता है, और जैसे भारत हो गया, भारत का एक अपना संविधान होता है। उस संविधान में क्या होते हैं, संविधान में नियम व प्रावधान होते हैं। इन्हीं नियमों व प्रावधानों के अनुसार उस देश को चलाया जाता है। तो इसे आप लोग समझ सकते हैं, ये संविधान हो गया, ये संविधान हो गया। संविधान में कुछ नियम होते हैं, नियम व प्रावधान होते हैं। इन्हीं नियमों व प्रावधानों के अनुसार किसी देश को चलाया जाता है। तो ये हो गई संविधान की बेसिक डेफिनेशन। सभी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो रशिया हो, हर एक देश का अपना संविधान होता है। उस संविधान में क्या होते हैं, उस संविधान में नियम होते हैं, कुछ थोड़े प्रावधान होते हैं। उन्हीं नियमों व प्रावधानों के अनुसार उस देश को चलाया जाता है। तो ये हो गया संविधान की एक बेसिक सी बहुत अच्छी डेफिनेशन। इससे आप लोग संविधान को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हो गया संविधान का। और हर एक देश का अपना संविधान होता है। हर देश का एक अपना संविधान होता है। चाहे वो रशिया ले लीजिए, चाहे वो इंडिया ले लीजिए। तो रशिया, इंडिया, अमेरिका, सभी देश का अपना संविधान होता है। उस संविधान में थोड़े नियम व प्रावधान होते, उन्हीं नियमों व प्रावधानों के अनुसार उस देश को चलाया जाता है। तो ये हो गई संविधान की डेफिनेशन। अब हम लोग समझते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है, विधिक संस्थाएं क्या होती है और संविधानेतर संस्थाएं क्या होती है। गाइस, ये बहुत ही बेसिक क्लास है। ये आपने अगर अच्छे से समझ ली तो ये आपको बहुत आने वाले लेक्चर्स में फ़ायदा देगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं, एक मिनट गाइस, अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं, और इधर देखते हैं विधिक संस्थाएं क्या होती हैं। विधिक संस्थाएं, और इधर संविधानेतर संस्थाएं, संविधानेतर संस्थाएं। तो अब हम लोग देखते हैं इनमें तीनों में डिफरेंस क्या होता है। संवैधानिक संस्थाएं, विधिक संस्थाएं व संविधानेतर संस्थाओं में क्या क्या अंतर होता है। तो पहला देखते हैं, वे संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख होता है। वे संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख होता है उन्हें क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, CAG हो गया, वित्त आयोग हो गया। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं, इनका संविधान में उल्लेख किया गया है। तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पहला क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। वे सभी संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख होता है उन्हें क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। इसका आर्टिकल क्या होता है कि गाइस आपसे आर्टिकल भी कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो लोअर PCS हो, चाहे वो PCS हो। तो इन सभी एग्जामों में आपसे आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। तो आपको आर्टिकल भी याद रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, 124 टू 147, आर्टिकल 124 टू 147। हाई कोर्ट का देख लेते हैं। हाई कोर्ट का क्या होगा, 214 टू 232। ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। और तीसरा क्या हो, CAG हो गया
148 टू 151 आर्टिकल। तो ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। चौथा क्या हो गया, सीएजी हो गया, वित्त आयोग हो गया, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। पांचवा क्या हो गया, सीएजी हो गया, वित्त आयोग हो गया और संघ लोक सेवा आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग। तो इनका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 315 में इनका उल्लेख किया गया है। और छठा क्या हो गया, निर्वाचन आयोग। अभी आप लोग निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत सुन रहे होंगे। निर्वाचन आयोग पूरे अभी यूपी के लिए चुनाव कराने वाला है, पंजाब के लिए चुनाव कराने वाला है। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 324 में। होता क्या है गाइस, कभी कभी आपसे एग्जाम में सीधे सीधे आर्टिकल आपको मैचिंग में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल मैच कराइए। तो ये आपके एग्जाम में आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट 124 टू 147, हाई कोर्ट 214 टू 232, सीएजी 148 टू 151, वित्त आयोग आर्टिकल 280, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, निर्वाचन आयोग 324। तो संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि विधिक संस्थाएं कौन सी होती हैं। तो विधिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका निर्माण संसदीय विधि के द्वारा किया जाता है, अर्थात संसद के द्वारा कानून बनाकर जिन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है उन्हें विधिक संस्थाएं कहते हैं। तो संसद के द्वारा विधि बनाकर जिन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जिन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है उन्हें कौन सी संस्था कहते हैं, विधिक संस्थाएं कहते हैं। तो विधिक संस्थाएं में कौन कौन सी संस्थाएं आ गई, आपने नाम सुना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। तो इसका निर्माण संसदीय विधि के द्वारा किया गया था। एक आपने और सुना होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी, इसका भी निर्माण संसदीय विधि के द्वारा किया गया था, अर्थात संसद ने कानून बनाकर इन दोनों संस्थाओं का निर्माण किया था। तो पहला क्या हो गया एनएचआरसी, दूसरा क्या हो गया एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनएचआरसी का निर्माण 1993 में किया गया था, एनजीटी का निर्माण 2010 में किया गया था। तो विधिक संस्थाएं कौन सी संस्थाएं हो गई, वे संस्थाएं जिनका निर्माण संसदीय विधि के द्वारा किया जाता है, अर्थात संसद के द्वारा कानून बनाकर जिस संस्था का निर्माण किया जाता है उन संस्थाओं को विधिक संस्थाएं कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, एनएचआरसी हो गया 1993 में इसका निर्माण किया गया था, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, इसका निर्माण 2010 में किया गया था। तो ये आपका विधिक संस्थाएं हो गई, संवैधानिक संस्थाएं हो गई। और अब हम लोग देखते हैं संविधानेतर संस्थाएं क्या होती हैं। वे सभी संस्थाएं जिनका निर्माण कार्यपालिका या सरकार के द्वारा किया जाता है, तो उन संस्थाओं को क्या कहते हैं, संविधानेतर संस्थाएं। वे सभी संस्थाएं जिनका निर्माण कार्यपालिका या सरकार के द्वारा किया जाता है उन सभी संस्थाओं को संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। अब इसमें कौन सी संस्था आ गई, जैसे आपने नाम सुना होगा नीति आयोग। नीति आयोग का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया था 2015 में। तो ये जो नीति आयोग है ये संविधानेतर संस्था है। इसका उल्लेख ना तो संविधान में है ना तो संसदीय विधि के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, कार्यपालिका के द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिस कारण इस संस्था को संविधानेतर संस्था कहते हैं। तो नीति आयोग हो गया, नीति आयोग का निर्माण कब किया गया था, 2015 में। तो नीति आयोग का निर्माण 2015 में किया गया था और इसका निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया गया था, जिस कारण इस संस्था को संविधानेतर संस्था कहते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए गाइस। ये बहुत ही बेसिक क्लास है। अगर आपने ये क्लास बढ़िया से समझ ली तो आपको आने वाले जितनी भी क्लासेस होगी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये वीडियो लेखपाल, लोअर पीसीएस जितने भी आपके यूपी के एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।
पूरा हम लोग वीडियो, लेखपाल, लोअर पीसीएस, जितना भी क्लास इसका सिलेबस होगा उसे हम लोग बिल्कुल यूट्यूब पे कंप्लीट कराएंगे। आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये गाइस हो गए संवैधानिक संस्थाएं, विधिक संस्थाएं और संविधानेतर संस्थाएं। अब हम लोग देखते हैं कि सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक सा जान लेते हैं, जिससे हम लोग को आने वाले लेक्चर में कोई दिक्कत ना हो। तो अब लोग देखते हैं सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। दूसरा अंग होता है विधायिका। तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका में क्या क्या कौन कौन सी आते हैं। तो कार्यपालिका में हमारी जो मंत्रिपरिषद आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? कार्य होता है नीतियों का निर्माण करना, नीति का निर्माण करना, नीति का निर्माण करना, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा क्या हो गया? विधियों को क्रियान्वित करना, विधियों को क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करना। जो भी सरकार जैसे नीति बनाती है, नीति का निर्माण कौन करता है? कार्यपालिका करती है। जैसे नीति कौन सी हो गई? शिक्षा नीति हो गई, डिजिटल नीति हो गई। तो इन सभी नीतियों का निर्माण कार्यपालिका करती है। और इसका एक और काम होता है कि जो संसद विधि बनाती है उन विधियों को कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, सीएजी आते हैं। ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इनका कार्य क्या हो गया? नीति का निर्माण करना। नीति में क्या क्या आ गया? शिक्षा नीति आ गई, शिक्षा नीति आ गई। दूसरा क्या होगा? डिजिटल नीति आ गई। जैसे आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो ये सभी नीतियों का निर्माण कौन करता है? कार्यपालिका करती है। और विधियों को क्रियान्वित करना, जो भी संसद विधि बनाएगी इन सभी विधियों को कौन लागू करता है? कार्यपालिका इन सभी विधियों को लागू करती है। तो ये हो गई कार्यपालिका का कार्य, हम लोग ने देख लिया। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। विधियों का निर्माण कौन करेगा? विधायिका का क्या कार्य होता है? विधियों का निर्माण करना, विधियों का निर्माण करना। ये किसका कार्य है? ये विधायिका का कार्य है। और इन विधियों को लागू करना किसका कार्य है? ये कार्यपालिका का कार्य है। विधियों को लागू करना ये किसका कार्य है? ये इनका कार्य है। और विधियों का निर्माण करना विधायिका का काम है। अब हम लोग देख लेते हैं विधायिका व संसद में अंतर क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो लोगों को नहीं मालूम होता है कि विधायिका व संसद में क्या डिफरेंस है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग और डायग्राम से आप लोग बनाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो विधायिका व संसद में पहले डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम लोग न्यायपालिका को भी देख लेंगे। तो विधायिका में क्या क्या आता है? विधायिका में लोकसभा व राज्यसभा आएगा। और संसद में क्या आएगा? संसद में लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा और राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। तो संसद में राष्ट्रपति अलग से जुड़ते हैं, लेकिन इस विधायिका में लोकसभा व राज्यसभा आते हैं। केवल 2 आते हैं, इसमें 2 लोग आते हैं और इसमें 3 लोग आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। संसद में एक एक्स्ट्रा राष्ट्रपति जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया विधायिका व संसद में डिफरेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं न्यायपालिका क्या क्या कार्य होता है। तो हम लोग देखते हैं न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। इसका कार्य होता है विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना। अब विवादों कौन कौन से विवाद हो गए? जैसे कि संघ व राज्य के विवाद, संघ व राज्य के विवाद। दूसरा राज्यों के बीच का विवाद,
राज्यों के बीच का विवाद, और तीसरा क्या हो गया, पति पत्नी के बीच का विवाद, पति पत्नी के बीच का विवाद। इन सभी विवादों का निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका का एक कार्य और होता है कि कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों को परीक्षण करना, कि जो कार्यपालिका व विधायिका अपना कार्य कर रही हैं वे सभी कार्य संविधान के अनुरूप हैं कि नहीं, इसका परीक्षण कौन करता है, न्यायपालिका करती है। एक और कार्य लिख लीजिए कि कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों का, कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों का, विधायिका के कार्यों का परीक्षण करना। तो ये हो गए न्यायपालिका के कार्य। इनका क्या काम होता है, विवादों को निपटारा करना, चाहे वो संघ व राज्य की विवाद हो, चाहे वो राज्य के बीच विवाद हो। इन सभी विवादों का निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका करती है, और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। कार्यपालिका व विधायिका इनके कार्यों में कतई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये हम लोग ने क्या क्या देख लिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और हम लोग ने इससे पहले क्या देखा कि संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और विधिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, और एक संविधानेतर संस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ने आज बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई। और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। इस चैनल पे हम लोग बिल्कुल एक एक चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो जीके वाले पोर्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं वीडियो में, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप लोग ने हम लोग के लेक्चर्स को फॉलो किया बढ़िया से। तो ये कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, और ये न्यायपालिका हो गई। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग भाग 1 से शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग ने पॉलिटी का बिल्कुल बेसिक किया है। इससे पहले हम लोग ने संविधान सभा का देखा था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे हुआ, और पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि संविधान के स्रोत कौन कौन से थे। तो हम लोग ने आज बिल्कुल बढ़िया से ढंग से देखा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या होते हैं। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। तो पहला अंग कौन सा है, कार्यपालिका, दूसरा क्या है, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है, नीतियों का निर्माण करना और विधियों को लागू करना, और विधायिका का क्या कार्य है कि विधियों का निर्माण करना। विधायिका व संसद में क्या अंतर होता है कि विधायिका में राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं, जबकि संसद में राष्ट्रपति शामिल होते हैं। और तीसरा क्या होगा, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है कि विवादों को निपटारा करना। जैसे कोई भी विवाद है संघ व राज्य के बीच, राज्य के बीच, इन सभी विवादों को निपटारा कौन करता है, हमारी न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।